नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। पिछले व्याख्यान में हमने भारतीय संविधान के मूल तत्वों पर चर्चा की थी और ये समझने का प्रयास किया था कि जिस संविधान सभा का निर्माण राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हुआ और जो मुद्दे और जो विषय संविधान सभा के सामने लाए गए, विश्व के अनेक संविधानों से उन्होंने अनेक तत्व लिए और उसका समावेश करके भारतीय संविधान का निर्माण किया। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान का जो निर्माण किया गया, उसमें जो मूल तत्व उभर कर के आए हैं वह राष्ट्रीय आंदोलन के अनेक दृष्टांतों के, विश्व के अनेक सफल शासन प्रणालियों के कारण से आए और उनको हमने अधिक अंगीकृत किया, उनको हमने अपने हिसाब से मॉडिफाई किया, उनमें परिवर्तन किया और काम में लिया। अब इस जो व्याख्यान है इसकी विशेष आवश्यकता तो नहीं रह जाती, लेकिन 13 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित भारतीय संविधान के लिए जो उद्देश्य प्रस्ताव था, ये उसकी एक, या ये कहा जाए कि ये उसका परिष्कृत रूप हमारे सामने है। और भारतीय संविधान का अध्ययन करने से पहले उसकी उद्देशिका का अध्ययन करना नितांत आवश्यकता है। ये जो व्याख्यान है वो लोक प्रशासन के जो विद्यार्थी हैं एमए उत्तरार्ध, उनके भारतीय संविधान पेपर के लिए महत्वपूर्ण है, अन्य विद्यार्थियों के लिए भी है। अब हम चर्चा करते हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका की। भारतीय संविधान की उद्देशिका की जब बात की जाती है तो स्वाभाविक बात है कि भारतीय संविधान से पहले 1909-1919 के अधिनियमों में भी जो उद्देश्य प्रस्ताव थे या उसकी जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो रखे जाते थे कि ये अधिनियम क्यों बनाया गया है और इसकी आवश्यकता क्यों है। उसी प्रकार से प्रत्येक जो संविधान है या विश्व के अनेकानेक देश है जिन्होंने जब संविधान निर्माण किया तो संविधान से पहले ये प्रस्ताव रखा कि साहब ये संविधान की क्या औचित्य है। उसी प्रकार से भारतीय संविधान की उद्देशिका की बात करते हैं, प्रस्तावना की बात करते हैं, प्रियम्बल की बात करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय संविधान क्या प्राप्त करना चाहता है या भारतीय जो शासन है, सरकार है, वो किन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहती है। ये हमारे भारतीय संविधान में उद्देशिका के रूप में उद्धृत है। आज हम उसी की चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, मैंने यहाँ प्रस्तावना शब्द काम में लिया है क्योंकि अक्सर प्रस्तावना लिखा जाता है। इस प्रस्तावना में सबसे पहला जो शब्द है वो है हम भारत के लोग। ये बहुत स्पष्ट रूप से कल पिछले व्याख्यान में हमने बात की थी कि हम भारत के लोग शब्द का उपयोग क्यों किया गया है। 1946 में जब संविधान सभा का निर्माण हुआ, गठन हुआ और उसके बाद में जो संविधान सभा के जो निर्वाचित व्यक्ति हैं वो इकट्ठे हुए और वो 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई, 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ और 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। तो उस उद्देश्य प्रस्ताव में ये जो शब्द है वो उद्धृत थे और चूँकि संविधान सभा का जो गठन है वो भारतीय क्षेत्र के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था कि भारतीयों का जो संविधान है वो भारतीयों के द्वारा बनाया जाए, लेकिन उस संविधान सभा का निर्माण भारत या स्वतंत्र भारत के द्वारा नहीं किया गया था बल्कि ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था। तो ये स्वाभाविक रूप से ये बात स्पष्ट संदेश देना चाहते थे संविधान सभा, या संविधान सभा का स्पष्ट संदेश था कि अब जो भी कार्रवाई होगी, ये जो भी उद्देश्य होगा, वो हम भारत के लोग, मतलब निर्णय करने वाले लोग हम हैं। ब्रिटिश सरकार अब निर्णय करने वाली नहीं है। तो संविधान सभा में जो भी तय होगा, जो भी संविधान के लिए निर्धारित किया जाएगा, वो सब का सब भारत के लोगों के द्वारा तय किया जाएगा। इसलिए हम भारत के लोग शब्द का उपयोग किया गया और ये भारतीय
जो जनता थी या जो भारत था उसके लिए क्या कहते हैं उसको, सॉवरेनिटी या हमारा जो प्रभुसत्ता है उसकी घोषणा थी। उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो यहाँ ये जो शब्द आता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये उस समय भी काम में लिया गया था। समाजवादी शब्द जो है वो 1976 के द्वारा संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। लोकतांत्रिक गणराज्य पहले भी था। धर्मनिरपेक्ष शब्द भी जोड़ा गया। तो इस प्रकार से एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की कल्पना की गई थी 1946 में। और उसके बाद में संविधान संशोधन के द्वारा ये तय किया गया कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका तात्पर्य है कि हमारी अपनी सर्वोच्चता होगी, हमारी अपनी प्रभुसत्ता होगी, हम किसी के अधीन नहीं होंगे, ये घोषणा थी। साथ में समाजवादी, विश्व में दो प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं या दो प्रकार के समाजों का विकास उस दौरान हो रहा था। एक आर्थिक प्रकार का समाज को कैपिटलिस्ट कहते हैं, दूसरा साम्यवादी जिसको कम्युनिस्ट इस प्रकार से कहते हैं। तो दो अर्थव्यवस्थाएं, दो प्रकार की विचारधाराएं थी। उन दोनों विचारधाराओं में एक नई प्रकार की विचारधारा को समाजवादी विचारधारा कहते हैं। और समाजवादी विचारधारा में यह है कि जो व्यक्ति जितना सक्षम है उसको उतना मौका मिलना चाहिए और सभी लोगों को बराबर अवसर मिलने चाहिए, प्रतिष्ठा और मिलनी चाहिए। तो ये समाजवादी जो कंसेप्ट है उसकी घोषणा इसमें की गई। ये संविधान संशोधन 76वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। और फिर उसके बाद में क्या था कि धीरे धीरे जिस सांप्रदायिकता को हमने ख़त्म किया था, उस सांप्रदायिकता के कुछ तत्व वापस सिर उठाने लगे थे। तो उससे ये स्पष्ट रूप से चला जाए कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, पंथ निरपेक्ष है, हम सेकुलर हैं और हम किसी विशेष धर्म का शासन के द्वारा इसका संचालन नहीं किया जाएगा, उसका पोषण नहीं किया जाएगा, बल्कि सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टि रखी जाएगी। तो इस प्रकार की विचारधारा के लिए धर्मनिरपेक्ष शब्द काम में लिया गया। लोकतांत्रिक, वर्तमान में लोकतंत्र का बोलबाला है और सभी जो अधिकांश राष्ट्र उसमें लोकतंत्र है। तो इस प्रकार से लोकतंत्र की बात की गई। गणराज्य के लिए हमने पहले कह चुके हैं कि जो प्रथम नागरिक है या जो सबसे बड़ा अधिकारी है वो जनता द्वारा निर्वाचित है। इसका मतलब है कि हम टॉप टू बॉटम की बात करें तो शासन सत्ता या जो प्रभुसत्ता है वो जनता की। तो इस प्रकार से गणराज्य की कल्पना की गई। फिर उसके बाद में बात ये की गई कि हम क्या चाहते हैं अपने शासन और संविधान के द्वारा। तो हमने ये जो चाहते हैं, ये जो उद्देश्य हैं वो ये रखे गए कि समस्त नागरिकों, भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, हम एक इस प्रकार की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करना चाहते हैं कि सभी व्यक्तियों को सभी प्रकार की सुविधाएं मिलें। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे राजनीतिक रूप से हो, अपने आप को उपेक्षित, पीड़ित और दबा हुआ महसूस नहीं करे। इसीलिए विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक जो संरचनाएं हैं उसमें सभी को बराबर की अवसर और प्रतिष्ठा का दिया गया है। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक क्षमता का अधिकार दिया गया है। आर्थिक क्रियाएं जो हैं वो समाज को बहुत अधिक प्रभावित करती है और समाज में ऊंच नीचपन जो है वो आर्थिक क्रियाओं के कारण से होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक रूप से अपने इच्छा अनुसार व्यवसाय करने की छूट दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है, तो वो इनको प्राप्त है। और साथ में राजनीतिक न्याय कि प्रत्येक व्यक्ति जो शासन में भागीदारी बने, किसी भी व्यक्ति को शासन में भागीदारी बनने से रोका नहीं जा सके। उसमें कहते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो भुजबल और धनबल है उसका उपयोग नहीं हो, इसलिए राजनीतिक न्याय सभी व्यक्तियों के समक्ष उपलब्ध हो। इस प्रकार से भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की कल्पना इसमें की गई है। और इसी के लिए विभिन्न प्रकार के मौलिक अधिकार, कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व हैं, इन सब की संकल्पना भारतीय संविधान में की गई है। फिर है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये हमारे मौलिक अधिकारों में भी है। जो हमको स्वतंत्रताएं दी गई वो 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। विचार कि
जिस किसी भी विचारधारा को हम शामिल करें या जिस किसी विचारधारा को हम अपनाएं उसमें स्वतंत्र है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी हम लोगों को है कि हम अपने विचार प्रकट कर सकते हैं बिना किसी डर, संकोच और दबाव के। लेकिन ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वर्तमान में इसको विभिन्न प्रकार की जो अवसर हैं या विभिन्न प्रकार की घटनाएं हुए हैं उससे युक्त उस पर निर्बंधन लगता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताएं जो हैं उस प्रकार से नहीं है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति का जो क्षेत्र है उसमें जाकर उसका अतिक्रमण करें या उसके खिलाफ इस प्रकार की निराधार आप विचार रखें, निराधार करके का बयान दें। तो अलग अलग बयानबाजी, इन सब पर युक्त निर्बंधन की आवश्यकता है और लगाया भी जाता है। फिर है विश्वास कि मैं जिस किसी भी प्रक्रिया में, विधि में, धर्म में, इनमें विश्वास करूं, उसमें किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अपने इच्छा अनुसार धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। वो जिस किसी भी धार्मिक पुरुष, देवता या अन्य व्यक्तियों की कहते वो मान सकता है। उनकी उपासना की विधि, उनका तरीका वो अपने हिसाब से हो सकता है। और लेकिन ये जितनी भी स्वतंत्रताएं हैं, चाहे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, इन स्वतंत्रताओं की एक सीमा रेखा है। उस सीमा रेखा तक जब तक आप अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करते हो आप स्वतंत्र हो। लेकिन जैसे ही आपने अन्य व्यक्ति की जो सीमाएं हैं, अन्य व्यक्ति का जो क्षेत्र है, उसमें अगर आपने अतिक्रमण किया तो आपकी ये स्वतंत्रताएं युक्त निर्बंधन के तहत आती है और उनको अपास्त किया जा सकता है, उनको निरस्त किया जा सकता है और आपकी स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। फिर बात आती है कि भारतीय संविधान में की जो प्रस्तावना है उसमें प्रारंभ से ये बात रखी गई कि प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता, जैसे हमने बता दिया कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक इस प्रकार की रखी गई है कि प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष सम्मान दिया जाए। भारतीय जो शासन है उसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। उसको सरकार की विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने के लिए अवसर की क्षमता प्राप्त होगी। तो ये जो है वो हमारे उद्देश्य प्रस्ताव में है और इस उद्देश्य प्रस्ताव के साथ साथ प्रस्तावना में है और विभिन्न प्रकार के जो मौलिक अधिकार उनमें दिया गया है कि प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए कि प्रत्येक व्यक्ति जो है, हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं। क्या सुनिश्चित करना चाहते हैं? कि प्रत्येक व्यक्ति को अवसर और प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त हो। अर्थात अगर जैसे मान लीजिए कि कोई दो व्यक्ति विभिन्न समुदाय के हैं और वो एक पद पे काम कर रहे हैं तो उनके साथ में एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, उनको बराबर सम्मान मिलना चाहिए, बल्कि वर्ग विभेद या किसी जाति विशेष या समुदाय विशेष के कारण से उनमें अलग अलग प्रकार का उनके साथ व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। तो भारतीय जो शासन है वो प्रत्येक व्यक्ति के साथ में प्रतिष्ठा जिस श्रेणी का है, जिसका, उस हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति के साथ सम्मान व्यवहार करने उम्मीद करते हैं तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति की बात है इसमें कि व्यक्ति की गरिमा अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को भारतीय होने में गर्व महसूस करे। इस प्रकार की भावनाएं और इस प्रकार की बातें व्यक्ति की गरिमा में शामिल होती है। वर्तमान में राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति पर बहुत हो हल्ला मच रहा है और साथ में ही ये तय किया जा रहा है कि साहब कौन व्यक्ति देशभक्त है या कौन व्यक्ति देशभक्त नहीं है। ये सब हमारे भारतीय संविधान में पहले से ही लिखा हुआ और उद्देश्य में लिखा हुआ है कि उन सब में व्यक्ति की गरिमा, हम अपने आप को भारतीय होने में गर्व करें। जो व्यक्ति भारतीय होने में गर्व करता है वो राष्ट्रभक्त है, वो देशभक्त है और वो शासन के नियमों का पालन करता है, राष्ट्र की विकास में भागीदारी निभाता है, देश की एकता और अखंडता में विश्वास करता है। इसका मतलब वो राष्ट्रभक्त है। अगर उसके विपरीत कोई व्यक्ति काम करता है, अगर राष्ट्र के खिलाफ व्यक्ति काम करता है तो उस व्यक्ति को वास्तविक रूप से कहते हैं कि व्यक्ति की गरिमा जो है उसे छीन ली जानी चाहिए। उसको विभिन्न प्रकार से जो कानून है, जो संविधान है, उसके द्वारा उसको कहते हैं कि नियमानुसार उसको दंड दिया जाता है। तो इस प्रकार की जो हम ये तय कर रहे हैं वर्तमान में, वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहले से लिखा हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को भारतीय होने में गर्व करे और वो उसकी गरिमा, वो यहाँ पर जो जीवन जी रहा है भारतीय क्षेत्र में, तो वो उसके लिए अपने आप में गौरवान्वित महसूस करे तथा वो राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए एवं बंधुता बढ़ाने के लिए,
मतलब हम ये चाहते हैं कि प्रत्येक जो भारतीय है वो संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए राष्ट्र की एकता और अखंडता में सहयोग करेगा, उसके विकास में सहयोग करेगा। और हम इसके लिए बंधुता बढ़ाने के अर्थात कि सभी व्यक्ति मिलकर के राष्ट्र का जो प्रत्येक व्यक्ति है वो मिलकर के राष्ट्र के लिए काम करेगा, इस प्रकार की संकल्पना, इस प्रकार के विचार भारतीय प्रस्तावना में रखे गए हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो हमको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के लिए ज़रूरी है, जो हमारी स्वतंत्रता के लिए ज़रूरी है, जो हमारे विकास के लिए महत्वपूर्ण है और जो हमारी क्षमताओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, क्षमताओं के उन्नयन के लिए महत्वपूर्ण है, इस प्रकार की संकल्पनाएं भारतीय प्रस्तावना में की गई थी। उसी के अनुसार भारतीय जो संविधान है उसमें अनेकानेक उपबंध किए गए हैं, प्रबंध किए गए हैं। सरकार और संविधान द्वारा अनेक प्रकार के प्रावधान किए जाते रहे हैं और किए जाते रहेंगे। ये सब के सब जो हैं वो भारत को समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और एक उन्नतिशील राष्ट्र बनाने के लिए उद्देश्य को लेकर के संविधान सभा का निर्माण किया गया था और उसी के अनुसार उन्होंने संविधान का निर्माण किया और भारतीय प्रस्तावना में बातें उन्होंने रखी। और उन्होंने एक महत्वपूर्ण जो बात आगे कही कि 26 नवंबर 1949 या मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी विक्रमी 2006, ये हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार तिथि है। इस तिथि को वो ये कहते हैं कि आज संविधान सभा का काम पूर्ण होता है एक तरह से, और वो इस संविधान को अंगीकृत, वो उसको अडॉप्ट करते हैं। मतलब जो इसमें प्रावधान किए गए हैं, जो विश्वास और जो विचारधाराएं संविधान में वर्णित है, उसको वो अडॉप्ट करते हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं। दूसरा, अधिनियमित करते हैं। अधिनियम का मतलब उसको रेगुलाइज करते हैं, हम उसको आज से लागू करते हैं कि जो विचार लेकर के, जो हमने आर्टिकल्स लिखे हैं, जो हमने विभिन्न प्रकार के कानून, विधि, नियम इसमें शामिल किए गए हैं, उसको हम प्रारंभ करने के प्रयास करते हैं कि वो 26 नवंबर 1949 को, इसलिए बहुत अधिक जो प्रावधान थे, अधिकांश प्रावधान थे, वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। शेष जो प्रावधान है वो 24 जनवरी 1950 को लागू हुए और बाद में 26 जनवरी 1950 से शेष प्रावधान या पूरा संविधान है वो लागू किया गया। लेकिन अधिनियम 26 नवंबर 1949 को हो गया था, अर्थात अधिकांश जो संविधान में वर्णित जो नियम थे, जो विधि थी, जो कानून था, उनको वो उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। तथा लास्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं, वो क्या, आत्मा अर्पित करते हैं। इसका तात्पर्य है कि हम स्वीकार करते हैं, हम इसको लागू करते हैं, लेकिन अगर हम इस संविधान को हृदय की गहराइयों से या अंतरतल से नहीं स्वीकार करेंगे, तब तक हम इस संविधान में किए गए प्रावधान, इस संविधान में किए गए विधि, नियम, कानून, इनको हम एक तरह से स्वीकार नहीं कर पाएंगे। हमें आत्मा अर्पित करने की आवश्यकता है। आत्मा अर्पित करने के बाद में व्यक्ति जो है वो इन प्रावधानों के खिलाफ नहीं जा सकता। वर्तमान में जो तथ्य आ रहे हैं, जो संविधान की विवेचना के लिए कहे जाते हैं, या जो संविधान पर सवाल उठाए जाते हैं कि सब भारत संविधान बहुत बड़ा है, उलझा हुआ है, अनेक ऐसे प्रावधान हैं, और यहाँ पर कहते हैं कि जो अपराधी हैं उनको बचने के बहुत अधिक चांसेज हैं, लोग जो है वो संविधान का मजाक उड़ाते हैं। तो ये सब जो तथ्य हैं, जो विचार हैं, वो इसलिए कि हम भारतीयों को स्वतंत्रता दी गई है विचार अभिव्यक्ति की, लेकिन साथ में ये तय करने के लिए भी कहा गया है कि जितने भी जो प्रावधान हैं, जितने भी जो विधि हैं, जितने भी जो कानून हैं, आप उनके निचोड़ को समझिए, वो क्या चाहते हैं, और उसके बाद में आप उनको हृदय से स्वीकार कीजिए। अगर आप हृदय से स्वीकार नहीं कर पाएंगे तो आप इस संविधान को आत्मर्पित नहीं कर पाएंगे, और जब तक संविधान को आत्मर्पित नहीं किया जाएगा, इस संविधान के किए गए प्रावधान 100% परिणाम नहीं देंगे। और कहीं ना कहीं ये बात वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए और पिछले 70 साल की घटनाओं को देखते हुए ये मोटा मोटे रूप में बात आती है कि लोगों ने संविधान को माना, उसको लागू भी किया,
लेकिन उसको पूरे तरीके से कहते उन्होंने वो स्वीकार नहीं किया। इसलिए कहीं ना कहीं हम उसमें सवाल उठाते हैं और संविधान की गलतियों पर जरूर ध्यान देते हैं। अगर उसके बजाय आप विश्व के विभिन्न संविधानों के जब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आप ये देखेंगे कि भारतीय संविधान ने विश्व की जो संविधान है महत्वपूर्ण उससे अधिक दिया है, और साथ में ऐसे अनेकों अनेक प्रावधान किए हैं जो विश्व के अनेक संविधानों में नहीं हैं। तो इस प्रकार से आज हमें इस उद्देश्य का यह जो प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान की जो प्रियम्बल है, जो हमारे भारतीय संविधान का एक मूल पार्ट है और इसका मुख्य ढांचे का हिस्सा है, इसमें जो किए गए उद्देश्य हैं उनको हमें समझने की आवश्यकता है और साथ में उनको दिल और दिमाग से स्वीकारने की आवश्यकता है। धन्यवाद।